कोशिश करें तो सबसे पहला है कि इसमें स्वार्थ पूर्ति के लिए लघु मार्ग अपनाया जाता है। शॉर्टकट के रूप में इसको लोग यूज़ करते हैं, चाहे वह कोई कार्य पूरा करना हो या करवाना हो, इसके लिए शॉर्टकट, या फिर जो आर्थिक लाभ है उस आर्थिक लाभ को प्राप्त करना हो उसके लिए शॉर्टकट। और इसमें जो लेन देन है वह नकद या वस्तु के रूप में घूस दी जाती है, और यह नकद या वस्तु हम जानते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। 150 रुपये से लेकर के और अनलिमिटेड किसी भी संख्या तक आप चले जाएं, वहाँ तक यह वस्तु या नकद हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसमें अयोग्य व्यक्ति के प्रति पक्षपात और योग्य के प्रति अन्याय होता है, जिससे निश्चित रूप से समाज को कहीं ना कहीं हानि होती हुई दिखाई देती है। और जो भ्रष्टाचार का जो सिद्धांत है यह लेन देन के सिद्धांत आधार पर आधारित है, लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दो पक्ष होंगे और उन दो पक्षों के बीच में गिवर एंड टेकर की जो रोल वो लोग प्ले कर रहे होंगे, और उस तरह से ये पूरा होता है। इसका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना, अधिकाधिक धन कमाना, अधिकाधिक जो अर्थोपार्जन, और जो एक पैसा ही इसका उद्देश्य है और पैसा ही इसका साधन के रूप में भी हमें दिखाई देता है। पैसे के माध्यम से ही इसको पूरा किया जाता है और पैसा ही इस कमाना इसका उद्देश्य है। भ्रष्टाचार में कानून या नियमों की अवहेलना की जाती है, और अनेक बार कानून के विपरीत ना होने पर भी न्याय और नैतिकता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। नैतिकता में और भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य जो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, उसके पद के साथ निर्धारित किए गए हैं, वह उनका उल्लंघन करता है और अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। और जो यह जो कर्तव्यों का उल्लंघन है, यह उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति का उल्लंघन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई अनुचित लाभ उठाने के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचार के कारण यदि हम देखने की कोशिश करें, कॉजेज एंड इसके जो टाइप्स हैं, तो भ्रष्टाचार के कारण हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। एक तो राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार, राजनीतिक संस्थाओं का विशाल क्षेत्र होने के कारण सभी व्यक्ति इन संस्थाओं के कार्यों का लाभ नहीं उठा पाते। और प्राचीन समय में जो स्थानीय और लघु समुदाय में राजनीतिक लाभ प्राप्त करना आसान था, लेकिन वर्तमान में इन सभी लाभों के में सभी व्यक्ति हिस्सेदार नहीं बन सकते, अतः इन्हें प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दोष हैं ये। प्रजातंत्र में दलीय प्रणाली महत्वपूर्ण है। दल को समर्थन देने वाले व्यक्ति अपने हितों के अनुसार शासन दल से कार्य करवाते हैं, और दलगत राजनीति भी भ्रष्टाचार के लिए बहुत जिम्मेदार है। अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ दल सभी प्रकार के उचित अनुचित कदम उठाता है। और जो भारत में भी यदि हम देखें तो आयाराम गयाराम यानी दल बदल की जो राजनीति है उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। व्यापार एवं राजनीति में निकट संबंध भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। बड़े बड़े व्यापारी और राजनीतिज्ञों के बीच जो गठबंधन है उसके कारण उद्योगपति चुनाव के समय जो पॉलिटिशियंस हैं, और जो विशेषकर वे जो कि उस समय रूलिंग पार्टी के रूप में होते हैं, उनको भारी रकम आर्थिक सहायता के रूप में देते हैं, और सत्ता में आने पर उनसे उसका कई गुना वे लाभ कमाते हैं। और ऐसे लोग चाहते हैं कि कम टैक्स चुकाएं, टैक्स की चोरी करें, वस्तुओं में मिलावट करें, वस्तुओं का संग्रह करें, अधिक मुनाफा कमाएं, और इन सारे कार्यों के लिए कई राजनेता उन्हें संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए अंग्रेजी में ग्राफ्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। सुविधा प्राप्त करने हेतु व्यापारियों द्वारा राजनेताओं को आर्थिक या चुनाव संबंधी सहायता प्रदान करना ग्राफ्ट कहलाता है। सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। आजकल सरकार के कार्यों का दिन प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सड़क निर्माण, समाज कल्याण, सफाई, बिजली, भवन, उद्योग, यातायात, रक्षा, शिक्षा आदि सभी जो विषय हैं इनसे संबंधित कई कार्य राज्य द्वारा किए जाने लगे, जिसका संचालन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग ईमानदारी से अपना काम पूरा करें। इसमें होता यह है कि कई जो राजकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं वे अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ कमाते हैं, और सरकारी निर्णय के लिए ही नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता, तो इस स्थिति का भी वे लाभ उठाते हैं। अभी जो 4 दिन पहले की घटना है उसमें पारा कलेक्टर के लिए उनके पीए ने ही कहा कि उन्होंने उनसे अधिक भ्रष्ट अधिकारी आज तक कोई नहीं देखा। तो इसके माध्यम से हमें पता चल सकता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में
जो भ्रष्टाचार है वह किस कदर व्याप्त है। इसके साथ सामाजिक मूल्यों में बदलाव, चूँकि वर्तमान में सामाजिक मूल्य हमारे बदल रहे हैं। अब व्यक्तिवाद और भौतिकवादी जो प्रवृत्ति है, भौतिकवादी जो लाभ हैं उनको अधिक महत्व दिया जाने लगा और आज व्यक्ति का मूल्यांकन धन के आधार पर होने लगा। उसकी योग्यता, उस इत्यादि, उसके मूल्य, उसकी संस्कृति, ये सब कहीं बैकफुट पर चले गए और इसलिए सब व्यक्ति सभी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करके धनवान बनना चाहता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के बढ़ने के कारण भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चूँकि मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन के कारण धन का संग्रह करना और उसे छिपा कर रखना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के जो कारगर तरीके हैं उनका अभाव है। देश में अब तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई सशक्त कदम और कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। न ही भ्रष्टाचार के व्यक्तियों के जो दोषी व्यक्ति हैं उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इससे जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अपनी शक्ति और पद के दुरुपयोग की चिंता नहीं रहती है और वे निश्चित होकर के ऐसा करते हैं। ना ही उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है। हम सभी जानते हैं हमारे आसपास किस तरह से कौन लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों में लिप्त हैं। उसके बावजूद भी हम किसी भी प्रकार से उनका विरोध नहीं करते। उनके यहाँ पर जो आना जाना है उसमें हम कोई रोक नहीं लगाते, जिसके कारण ये उनके लिए एक प्रतिष्ठा के रूप में उनको इसको यह फील होता है और जो भ्रष्टाचार है वह बढ़ता चला जाता है। विकास के असमान अवसर भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त न होने के कारण भी कई लोग विकास करने और साधन जुटाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। बढ़ती हुई निर्धनता देश की व्यक्ति को भ्रष्टाचारी आचरण के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी प्रकार से करना चाहता है और उसके लिए वह भ्रष्टाचार करने में भी कोई झिझक महसूस नहीं करता। चारित्रिक एवं नैतिक पतन में जो भ्रष्टाचार है वह भी उसके लिए भी, चारित्रिक और नैतिक पतन भी उसके लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। हम व्यक्ति का मूल्यांकन धन के आधार पर करते हैं, चाहे वह भले ही अनैतिक तरीके से ही क्यों ना एकत्रित किया गया हो। धनी व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा अधिक होती है। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जो सच्चे व्यक्ति हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि उसने महत्वपूर्ण पद पर रहकर भी कोई आर्थिक लाभ नहीं कमाया होता। तो खुद भी खाए और दूसरों को भी खाने दे, ऐसा व्यक्ति ही आज व्यवहारिक माना जाता है। और आज देश में चारों ओर चरित्र एवं नैतिकता का संकट है, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। प्रशासनिक कठिनाइयाँ भ्रष्टाचार को बढ़ाती हैं और चूँकि प्रशासनिक कठिनाइयों और बारीकियों से सभी व्यक्ति परिचित नहीं होते, इसलिए वे अनेक प्रकार के झंझटों से मुक्ति पाने के लिए, अपना काम तीव्र गति से कराने के लिए वे रिश्वत के रूप में रुपए देकर अपना काम निकलवाना पसंद करते हैं। पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति लोगों में दिखाई देती है। सभी व्यक्ति धन कमाकर प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं और इसी कारण जो धन है उसका दिनों दिन महत्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह अनुचित साधनों से ही क्यों न कमाया गया हो। शिक्षा का अभाव भारत में आज भी हम देखें तो जो शिक्षा की स्थिति है वह शिक्षा की स्थिति बहुत अधिक अच्छी हमें नहीं दिखाई देती है। अशिक्षितों की अनभिज्ञता का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी और अधिकारीगण उनसे किसी न किसी प्रकार से रिश्वत में जो रुपया है उसे ऐंठ लेते हैं और जो अशिक्षित व्यक्ति है वो अपने सीधेपन के कारण और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। बेरोजगारी की स्थिति भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार है उसको स्वीकार करता है, घूस देकर के नौकरी प्राप्त करना चाहता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कानून की अनभिज्ञता के कारण भ्रष्टाचार में बढ़ावा दिखाई देता है। विभिन्न क्षेत्रों में कानून की अनभिज्ञता है और कानून की बारीकियों से सभी लोग परिचित नहीं हैं। अतः जो लोग कानून के रक्षक माने जाते हैं वे लोगों की कानून के प्रति अनभिज्ञता का लाभ उठाकर रिश्वत कमा लेते हैं। अपर्याप्त वेतन, जिन कर्मचारियों को वेतन मिलता है वे अपनी आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तरीकों से धन का उपार्जन करते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। आजकल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में हम देखें बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो वैध और अवैध तरीके से अपने कार्य को पूरा करना चाहते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और वैध तरीके से जब सफलता हाथ नहीं लगती तो गैर कानूनी और भ्रष्ट तरीके जो हैं वो भी अपना लिए जाते हैं। जनसंख्या की भिन्नता और या जनसंख्या की जो विविधता है वह भ्रष्टाचार में को बढ़ाने में योगदान देती है। बड़े नगरों में विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों के लोग रहते हैं।
परिचितता और निकट संबंधों के अभाव में किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार पनपाने में उच्च अधिकारियों का सहयोग हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब इन अधिकारियों का सहयोग हो। यदि कलेक्टर और एसपी भ्रष्ट होंगे तो उनके अधीन के जो कर्मचारी हैं वो भी भ्रष्ट होंगे, और पूरा एक चेन सिस्टम की तरह यहाँ पर काम होता है। और एक कहावत भी है कि भ्रष्टाचार ऊपर से और क्रांति नीचे से प्रारंभ होती है। और अनेक जो एग्जाम्पल्स हमें इसके हमें दिखाई देते हैं। और जब रक्षक और शासन करने वाले व्यक्ति ही भक्षक और भ्रष्ट हो जाएंगे तो सामान्य लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहेंगे। आज के जो कर्मचारी संघ हैं, प्रत्येक सरकारी गैर सरकारी विभाग में कर्मचारियों के संघ संगठन बने हुए हैं, और जब भी किसी अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है या उसका स्थानांतरण किया जाता है, तो ऐसे संगठन किसी भी कार्यवाही का सामान्यतः विरोध करते हैं। वे उचित अनुचित का परीक्षण न करते हुए सिर्फ अपने जो संघ है उस संघ को बुलंद रखने के लिए वे इस तरह की जो हड़ताल है वो हड़ताल करेंगे। शोषण और अन्याय के प्रति उनको ये लगता है कि जो प्रत्येक कर्मचारी है उसके प्रति अन्याय और शोषण किया गया है, और वे उसके लिए कार्यवाही प्रारंभ कर देते हैं। और इस तरह की जो प्रणालियां हैं वो पूरे शासन तंत्र को ही अपंग बना देती हैं, उनको जो कार्यवाही करने में उनकी बाधक बनती हैं। और ऐसी स्थिति में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कोई भी जो कदम उठाना, उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करना बड़ा ही कठिन होता है, जिससे भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा मिलता है।